नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिजनेस माइंड्स में। आज हम एक बेहद दिलचस्प और डिमांडेड टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। आप में से कई लोगों ने इस विषय पर वीडियो की रिक्वेस्ट की थी और मुझे पता है कि वीडियो लाने में थोड़ी देरी हो गई, लेकिन आखिरकार ये आ ही गई है। इस वीडियो में हम तीन मुख्य थ्योरीज को कवर करेंगे: ब्यूरोक्रेसी थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। हम इन थ्योरीज में बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना जरूर होगा कि आपको एक अच्छा सा ओवरव्यू मिल जाएगा और आप आसानी से इन्हें समझ पाएंगे। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए शुरुआत करते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप इस टॉपिक को पूरी तरह समझ सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज असल में होती क्या हैं। मैनेजमेंट थ्योरीज दरअसल उन जनरल रूल्स का सेट होता है जो मैनेजर्स को उनकी ऑर्गेनाइजेशंस को सही ढंग से मैनेज करने में मदद करता है। इन थ्योरीज का मुख्य फोकस होता है सुपरविजन, ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप परफॉर्मेंस पर। मैनेजमेंट थ्योरीज के जरिए ये समझाया जाता है कि एम्प्लॉयज को कैसे बिजनेस गोल्स से रिलेट करवाया जाए और उन्हें कैसे सही दिशा में काम करने के लिए मोटिवेट किया जाए। यही थ्योरीज एम्प्लॉयज को एक क्लियर डायरेक्शन देती हैं ताकि वे अपने काम और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस कर सकें और कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बेस्ट तरीके इम्प्लीमेंट कर सकें। मैनेजमेंट थियोरीज का असली मकसद यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का हर काम सिस्टमैटिक हो और एम्प्लॉयज का काम कंपनी के गोल्स के साथ अलाइंड हो। ये थ्योरीज ये सुनिश्चित करती हैं कि एम्प्लॉयज के एक्शंस और कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स में कोई डिस्कनेक्ट ना हो। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। बहुत पहले, जब ऐसी थ्योरीज नहीं बनी थी और फैक्ट्रीज या कंपनीज का इतना ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम नहीं था, तो उस वक्त रिवॉर्ड और पनिशमेंट की अप्रोच चलती थी। मान लीजिए कि कोई एक बड़ा बॉस है जिसके अंडर बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। उस समय परफॉर्मेंस को बस रिवॉर्ड या सजा के आधार पर आंका जाता था। बहुत समय पहले की बात है, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से भी पहले का दौर था। उस वक्त कोई स्ट्रक्चर्ड कंपनीज नहीं थीं, बस लोग अपने अपने कामों में लगे रहते थे। उस समय का मैनेजमेंट सिस्टम बहुत साधारण था। अगर कोई एम्प्लॉई अच्छा काम करता था तो उसे रिवॉर्ड मिल जाता था, और अगर कोई काम बिगाड़ता था या अच्छा नहीं करता था तो उसे पनिश किया जाता था। यही तरीका चलता था। बस रिवॉर्ड और पनिशमेंट का खेल था। यह पुरानी मैनेजमेंट अप्रोच एक तरह की लीडरशिप को दर्शाती थी, जो सिर्फ सजा और इनाम के इर्द गिर्द घूमती थी। मैनेजरियल थ्योरीज का इस्तेमाल इसी बेस पर होता था। सफल एम्प्लॉयज को इनाम मिलता था और जो असफल होते थे उन्हें रेप्रिमांड या सजा दी जाती थी। लेकिन क्या इस तरीके से कोई कंपनी लंबा चल सकती है? बिल्कुल नहीं। इस तरह की अप्रोच में सिर्फ अच्छा करने वालों को ही महत्व मिलता था, और जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी उन्हें पीछे छोड़ दिया जाता था, बिना ये सोचे कि उनकी भी कोई स्ट्रेंग्थ्स हो सकती हैं। इसीलिए क्लासिकल थ्योरीज की जरूरत महसूस हुई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद सब कुछ बदल गया। धीरे धीरे फैक्ट्रीज खुलने लगी। लोग बाहर काम करने की बजाय इन फैक्ट्रीज में आने लगे। ट्रांसपोर्टेशन का विस्तार हुआ। ग्लोबलाइजेशन ने दरवाजे खोले और इंटरनेशनल कंपनीज भी लोकल मार्केट्स में कदम रखने लगीं। ऐसे में एक सिस्टमैटिक अप्रोच की जरूरत महसूस हुई ताकि ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइज तरीके से चल सकें। अब क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज क्या कहती हैं? ये थ्योरीज इस बिलीफ पर आधारित हैं कि वर्कर्स की मुख्य ज़रूरतें फिजिकल और इकोनॉमिक होती हैं। इस थ्योरी के अनुसार एम्प्लॉयज की दो सबसे महत्वपूर्ण नीड्स हैं। एक तो फिजिकल, यानी कि वे शारीरिक रूप से फिट रहें, और दूसरी इकोनॉमिक, यानी पैसे की ज़रूरतें पूरी हों। इस असम्पशन के साथ ही ये थ्योरीज लेबर की स्पेशलाइजेशन पर जोर देती हैं, जिससे हर वर्कर अपनी यूनिक स्किल्स के साथ बेस्ट तरीके से काम कर सके। इस तरह क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज ने मैनेजमेंट की दुनिया को एक नया फ्रेमवर्क दिया, जहां वर्कर्स की एबिलिटीज और उनकी स्पेसिफिक नीड्स को रिकॉग्नाइज किया जाने लगा। यह शिफ्ट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रीमलाइन करने का काम नहीं करती, बल्कि एम्प्लॉयज को भी बेहतर तरीके से मोटिवेट और मैनेज करने में मदद करती है।
क्लासिकल थ्योरीज ने सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग को बढ़ावा दिया, जिसमें अथॉरिटी एक जगह केंद्रित रहती है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर जोर दिया जाता है। इस फ्रेमवर्क में कोई भी रैंडमली डिसीजंस नहीं लेता, बल्कि एक क्लियर स्ट्रक्चर होता है जहां सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक तरीके से होता है। क्लासिकल थियोरिस्ट्स ने ऑर्गेनाइजेशंस को एक मशीन की तरह देखा और ह्यूमन बीइंग्स को उस मशीन के कंपोनेंट्स के रूप में। पहले ह्यूमंस को ही मशीन्स माना जाता था, लेकिन क्लासिकल मैनेजमेंट थियोरीज के आने से ऑर्गेनाइजेशंस को मशीन्स के रूप में देखा जाने लगा और ह्यूमन बीइंग्स या वर्कर्स को इन मशीन्स के जरूरी पार्ट्स की तरह ट्रीट किया जाने लगा। इसका सीधा सा मतलब था कि एम्प्लॉयज की इम्पोर्टेंस बढ़ गई और उनके रोल्स को सही तरह से रिकग्नाइज किया गया। क्लासिकल थियोरीज के कुछ प्रमुख पिलर्स हैं, जैसे कि डिवीजन ऑफ लेबर, जिसमें काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया ताकि वर्कर्स अपनी स्पेशलाइजेशन के अनुसार काम करें। इससे पहले एक ही व्यक्ति पर ढेर सारे काम लाद दिए जाते थे, लेकिन इस अप्रोच ने काम को सिस्टमैटिक और एफिशिएंट बना दिया। इसके बाद आया हायरार्की का कॉन्सेप्ट, जहां क्लियर चेन ऑफ कमांड एस्टैब्लिश की गई, यानी कि कौन किसके अंडर काम कर रहा है, कौन किसका बॉस है और किसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, यह सब डिफाइंड हो गया। पहले यह सब बहुत अस्पष्ट होता था, लेकिन हायरार्की ने रोल्स को क्लैरिफाई किया। तीसरा पिलर है स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच टू वर्क। क्लासिकल थ्योरीज के आने से पहले काम करने का कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं था, जो जिस तरीके से चाहा काम कर लिया। लेकिन अब काम के स्टैंडर्ड्स सेट कर दिए गए, जिससे क्वालिटी और कंसिस्टेंसी मेंटेन की जा सके। फिर आता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, जिसका मतलब है कि डिसीजन मेकिंग पावर और अथॉरिटी एक ही लेवल पर कंसंट्रेटेड होती है, अक्सर टॉप मैनेजमेंट के पास। इससे ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल और ऑर्डर बना रहता है। टॉप लीडर्स को यह पावर होती है कि वे अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो करें, नहीं तो अपने पास ही रखें। फिफ्थ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सेपरेशन ऑफ पर्सनल एंड वर्क लाइफ। पहले एम्प्लॉयज से यह एक्सपेक्टेशन रहती थी कि वे दिन रात बस काम ही करें, लेकिन क्लासिकल थ्योरीज ने एम्प्लॉयज की पर्सनल लाइफ को भी वैल्यू देना शुरू किया, जिससे काम और जीवन के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाया जा सके। छठा बिंदु है श्रेष्ठ कर्मचारियों का चयन। भर्ती प्रक्रिया में भी क्लासिकल थ्योरीज ने बड़ा बदलाव लाया। पहले कंपनीज बिना किसी स्ट्रिंजेंट प्रोसेस के एम्प्लॉयज को हायर कर लेती थीं, लेकिन क्लासिकल थ्योरीज के आने के बाद रिगरस सिलेक्शन प्रोसेसेस इंप्लीमेंट किए गए, जिसमें कैंडिडेट्स को कई स्टेजेस और टेस्ट से गुजरना पड़ता है, ताकि सही और केपेबल व्यक्ति ही जॉब के लिए चुना जाए। इन सब पिलर्स के माध्यम से क्लासिकल थ्योरीज ने ऑर्गेनाइजेशंस को एक स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड और इफिशिएंट सिस्टम में तब्दील कर दिया, जिसमें हर एम्प्लॉय की स्किल्स और पोटेंशियल को सही ढंग से यूटिलाइज किया जाता है, ताकि कंपनी यह समझ सके कि एम्प्लॉय उस जॉब के लिए वास्तव में सक्षम है या नहीं। और आखिरी इम्पॉर्टेंट पिलर है फेयर वेजेस का। क्लासिकल थ्योरीज के आने से पहले एम्प्लॉयज को बस किसी भी तरह की तनख्वाह दे दी जाती थी, लेकिन अब फेयर और इक्विटेबल वेजेस की बात की गई। ये थ्योरीज इंश्योर करती हैं कि वर्कर्स को उनके काम के हिसाब से सही कॉम्पेंसेशन मिले। अब एम्प्लॉय को सिर्फ हायर कर लेना ही काफी नहीं है, उसे सम्मानजनक वेतन भी देना होगा, जो उसके योगदान के बराबर हो। अब हम बात करते हैं क्लासिकल थ्योरीज के टाइप्स की, जो हमने वीडियो की शुरुआत में मेंशन की थी। मुझे पता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इसे अंत तक देखेंगे और यह आपके लिए पूरी तरह से वर्थ इट होगी, क्योंकि अब हम असली डिस्कशन पर आ रहे हैं, क्लासिकल थ्योरीज के टाइप्स पर। पहली थ्योरी है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, जिसे मैक्स वेबर ने डेवलप किया था। दूसरी है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, जो हेनरी फयोल ने प्रस्तुत की। और तीसरी है थियोरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसे फ्रेडरिक टेलर ने डेवलप किया और इसे अक्सर टेलरिज्म भी कहा जाता है। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, जिसे मैक्स वेबर ने इंट्रोड्यूस किया।
इसे वेबर्स ब्यूरोक्रेसी थ्योरी भी कहा जाता है। वेबर ने ऑर्गेनाइजेशंस को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखा और यह समझाने की कोशिश की कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच से ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ब्यूरोक्रेसी के कॉन्सेप्ट में वेबर ने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के लिए स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स, प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस होने चाहिए। यह एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें क्लियर हायरार्की होती है, जिम्मेदारियों का सही बंटवारा होता है और काम करने का एक सिस्टमैटिक तरीका होता है। वेबर का मानना था कि जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेज में हर काम के लिए स्पेसिफिक रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, वैसे ही कंपनीज में भी होना चाहिए। किसी के कहने भर से कोई काम नहीं होना चाहिए। वेबर की ब्यूरोक्रेसी थ्योरी का फोकस रिगिड हायरार्की, क्लियर रेस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रोफेशनल इंटरैक्शन पर था। इस थ्योरी ने ऑर्गेनाइजेशंस को स्टैंडर्डाइज्ड और रेगुलेटेड तरीके से ऑपरेट करने के लिए इंस्पायर किया। पहले के ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स में कोई क्लियर रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होते थे। सब कुछ वेग और अनऑर्गेनाइज रहता था। वेबर ने यह सोचकर ब्यूरोक्रेसी का इंट्रोडक्शन किया कि इससे हर रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियर डिफाइन किया जा सकेगा और ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क दिया जा सकेगा। उनके अनुसार ब्यूरोक्रेसी ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स से कहीं बेहतर है, क्योंकि यह एक क्लियरली डिफाइंड स्ट्रक्चर देती है जिसमें हर व्यक्ति को अपनी भूमिका, अधिकार और जिम्मेदारियां साफ-साफ पता होती हैं। इसी सोच के साथ वेबर ने अपने ब्यूरोक्रेसी मॉडल को प्रेजेंट किया, जो बाद में मैनेजमेंट की दुनिया में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस में हर एम्प्लॉय को समान माना जाता है और लेबर का डिवीजन स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के अनुसार एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होना जरूरी है, खासकर उन बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जहां एम्प्लॉयज की संख्या काफी अधिक होती है। ऐसे सेटअप्स में स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स और रेगुलेशंस काम को स्मूथ और इफिशिएंट बनाते हैं। इसके अलावा ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस में सिलेक्शन और प्रमोशन भी टेक्निकल क्वालिफिकेशंस के आधार पर होते हैं, यानी एम्प्लॉयज की स्किल्स, परफॉर्मेंस और नॉलेज के हिसाब से ही उन्हें प्रमोट किया जाता है। इस थ्योरी की अपनी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। एक बड़ी क्रिटिसिज्म ये है कि ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स में एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग में शामिल होने का या अपनी राय व्यक्त करने का मौका नहीं मिलता। लंबे समय तक यह स्थिति एम्प्लॉयज के लिए डीमोटिवेटिंग साबित हो सकती है। उन्हें लगता है कि चाहे उनके पास कितने भी अच्छे आइडियाज क्यों ना हो, वे कोई बदलाव नहीं ला सकते, क्योंकि सब कुछ पहले से डिफाइंड रूल्स के हिसाब से चलता है। धीरे धीरे ये स्ट्रिक्ट रूल्स और रिजिड प्रोसीजर्स एम्प्लॉयज के लिए फ्रस्ट्रेटिंग बन सकते हैं और वे इन नियमों को तोड़ने या नजरअंदाज करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यह बेहद ज़रूरी है कि वे अपने एम्प्लॉयज़ को पहले ही यह स्पष्ट कर दें कि यहाँ का वर्किंग अप्रोच क्या है और केवल उन्हीं को हायर करें जो इस अप्रोच से सहमत हों। इससे एम्प्लॉयज़ को भी पता रहेगा कि उनकी बाउंड्रीज क्या हैं और उन्हें किस तरह काम करना है। अब चलते हैं अगली थ्योरी की तरफ, जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, जिसे हेनरी फायोल ने डेवलप किया था। फायोल का मानना था कि ऑर्गेनाइजेशंस की सक्सेस का बड़ा हिस्सा मैनेजमेंट की स्किल्स और एफिशिएंसी पर निर्भर करता है। उन्होंने मैनेजर्स के रोल्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर जोर दिया और कहा कि अगर मैनेजर्स अपने काम को इफेक्टिवली मैनेज करें और एम्प्लॉयज को सही डायरेक्शन दें, तो ऑर्गेनाइजेशन सफलता की ओर बढ़ सकती है। हेनरी फायोल, जो 1841 से 1925 के बीच एक्टिव थे, उन्होंने अपनी थ्योरीज को 1988 में अपनी पब्लिकेशन फयोल के 14 सिद्धांतों का प्रबंधन के माध्यम से प्रस्तुत किया। फयोल को प्रशासनिक प्रबंधन के सिद्धांत का पिता माना जाता है। हालांकि क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज के दूसरे पायोनियर्स जैसे मैक्स वेबर और फ्रेडरिक टेलर भी मैनेजमेंट की दुनिया में अपने सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए प्रसिद्ध हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को हम प्रोसेस थ्योरी या स्ट्रक्चरल थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि इसका मेन फोकस ऑर्गेनाइजेशन के वर्क स्ट्रक्चर और टास्क्स पर होता है।
फयोल की अप्रोच का एम्फसिस इस बात पर था कि मैनेजर्स को अपने काम को कैसे इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज करना चाहिए और टास्क्स को सही तरीके से कैसे एग्जीक्यूट करना चाहिए। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजर्स की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया। यह समझाया कि एक अच्छे मैनेजर के स्किल्स और मैनेजमेंट अप्रोच से ऑर्गेनाइजेशन को कितना फायदा हो सकता है। इस थ्योरी के माध्यम से फयोल ने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पेश किया, जो आज भी कई ऑर्गेनाइजेशंस में प्रैक्टिस किए जाते हैं। यह थियोरी बताती है कि मैनेजर्स के सही डिसीजंस और सिस्टमैटिक अप्रोच से न केवल एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल परफॉर्मेंस भी एनहांस होता है। हेनरी फायोल ने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी में यह बताया कि मैनेजमेंट और वर्कर्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि टास्क्स को इफेक्टिवली कंप्लीट किया जा सके। फयोल ने टॉप डाउन अप्रोच को सपोर्ट किया, जहां डिसीजंस और कमांड्स मैनेजर से सबॉर्डिनेट तक आते हैं। उनका मानना था कि जब मैनेजमेंट इफिशिएंटली ऑर्गेनाइज्ड होगा, तो यह अल्टीमेटली ऑपरेशनल लेवल के वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी पर पॉजिटिव असर डालेगा। इस अप्रोच से वर्कर्स को भी पता रहता है कि उनकी परफॉर्मेंस पर नजर रखी जा रही है, जिससे उनका मोराल और मोटिवेशन बढ़ता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी को फायोल की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के कॉन्ट्रास्ट में देखा जाता है। फायोल की थ्योरी में एम्फेसिस मैनेजर्स और उनके फंक्शंस पर था, जबकि टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी वर्कर्स की एफिशिएंसी पर फोकस करती थी। फयोल का मानना था कि वर्कर्स की एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के लिए क्रिटिकल होती है, लेकिन उसे अचीव करने के लिए इफेक्टिव मैनेजमेंट की जरूरत होती है। हेनरी फायोल ने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स और कई की फंक्शंस पर भी जोर दिया। इन प्रिंसिपल्स और फंक्शंस का पालन करके मैनेजर्स अपनी टीम को बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। आइए पहले देखते हैं फायोल के द्वारा बताए गए मैनेजर्स के फंक्शंस क्या हैं। प्लानिंग। एक इफेक्टिव मैनेजर को सबसे पहले प्लानिंग करना आना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं और उन्हें कैसे अचीव किया जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग। मैनेजर को अपने रिसोर्सेज, एम्प्लॉयज और वर्क प्लेस को ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए ताकि टास्क को एफिशिएंटली कंप्लीट किया जा सके। कमांडिंग। मैनेजर का कम्युनिकेशन क्लियर और डायरेक्टिव होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि किस तरह अपने टीम मेंबर्स को सही डायरेक्शन में गाइड करना है, ताकि वह सही समय पर और सही तरीके से काम कर सके। कोऑर्डिनेटिंग। मैनेजर का काम सिर्फ कमांड करना ही नहीं है, बल्कि टीम और रिसोर्सेज को आपस में कोऑर्डिनेट भी करना है। इससे हर एस्पेक्ट और हर रिसोर्स अलाइंड रहता है और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को स्मूथली अचीव किया जा सकता है। कंट्रोलिंग। मैनेजर को यह भी देखना होता है कि जो गोल्स सेट किए गए थे वो पूरे हो रहे हैं या नहीं। अगर नहीं, तो उन डिविएशंस को कंट्रोल करने के लिए कौन से करेक्टिव एक्शंस लेने हैं। इसके साथ ही फायोल ने मैनेजमेंट के लिए कुछ एसेंशियल प्रिंसिपल्स भी दिए, जिन्हें मैनेजर्स को ध्यान में रखना चाहिए। डिवीजन ऑफ लेबर। फायोल ने जोर दिया कि काम को इस तरह से बांटा जाए कि हर वर्कर अपनी स्किल और स्पेशलाइजेशन के हिसाब से काम करे। इससे एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी में सुधार होता है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजर को यह समझना चाहिए कि काम असाइन करने के साथ साथ उस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए अथॉरिटी भी एम्प्लॉई को दी जानी चाहिए। अगर अथॉरिटी नहीं दी गई तो काम अधूरा ही रहेगा। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बेहद जरूरी है। रूल्स और रेगुलेशंस का पालन करना हर एम्प्लॉई की जिम्मेदारी है। यूनिटी ऑफ कमांड। फयोल का यह प्रिंसिपल बताता है कि हर एम्प्लॉई को सिर्फ एक ही सुपीरियर से इंस्ट्रक्शंस मिलने चाहिए। अगर एक एम्प्लॉई को कई लोग कमांड करने लगे, तो कंफ्यूजन और इनएफिशिएंसी पैदा हो सकती है। फयोल की एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी ने यह स्पष्ट किया कि एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रक्चर्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और क्लियर रोल्स की जरूरत होती है। इफेक्टिव प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग मैनेजमेंट फंक्शन से ही वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है
और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को इफिशिएंटली अचीव किया जा सकता है। फयोल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बेहद जरूरी हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक एम्प्लॉई के पास केवल एक ही सुपीरियर होना चाहिए जो उसे निर्देश दे सके, ताकि काम में कोई कंफ्यूजन न हो। इसे यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं। अगर एक एम्प्लॉय को एक से ज्यादा लोग काम बताने लगेंगे तो इसका असर उसकी एफिशिएंसी पर पड़ सकता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है, जिसका मतलब है कि सभी एम्प्लॉयज का काम एक ही दिशा में होना चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और सक्सेस की ओर बढ़े। फिर आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि पर्सनल इंटरेस्ट्स को ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के लिए सबऑर्डिनेट करना होगा। एम्प्लॉयज का फोकस हमेशा कंपनी की सक्सेस पर होना चाहिए। रिम्यूनरेशन का प्रिंसिपल कहता है कि एम्प्लॉयज को फेयर और इक्विटेबल वेजेस मिलने चाहिए, जो मार्केट स्टैंडर्ड्स और कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से होनी चाहिए, ताकि उनकी मेहनत का सही मूल्यांकन हो सके। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का बैलेंस रखना भी जरूरी है। सेंट्रलाइजेशन में सभी मेजर डिसीजंस टॉप मैनेजमेंट द्वारा लिए जाते हैं, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में डिसीजन मेकिंग पावर निचले लेवल्स तक भी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। फयोल का सुझाव है कि दोनों का एक हेल्थी कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जिससे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस बना रहे। लाइन ऑफ अथॉरिटी या स्केलर चेन ये क्लैरिटी देती है कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन किसको रिपोर्ट करेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि उनकी रिपोर्टिंग लाइन क्या है और किसके पास किस प्रकार के इश्यूज के लिए जाना है। ऑर्डर का प्रिंसिपल इस बात पर जोर देता है कि वर्कप्लेस में सब कुछ अपनी जगह पर होना चाहिए, चाहे वह रिसोर्सेज हों या लोग। इससे इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और समय की बचत होती है। इक्विटी का प्रिंसिपल मैनेजर से यह अपेक्षा करता है कि वे अपने सबॉर्डिनेट्स को इक्वल ट्रीटमेंट दें। फेवरेटिज्म या बायसनेस के लिए यहाँ कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सबको समान तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का प्रिंसिपल इस बात पर जोर देता है कि एम्प्लॉय रिटेंशन और जॉब सिक्योरिटी पर ध्यान दिया जाए। अगर कोई एम्प्लॉय रिगरस प्रोसेस से हायर किया गया है, तो उसे ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। बार बार एम्प्लॉयज को रिप्लेस करना सही नहीं है। इनिशिएटिव को बढ़ावा देने का प्रिंसिपल कहता है कि मैनेजर्स को अपने एम्प्लॉयज को एनकरेज करना चाहिए कि वे नए आइडियाज और सजेशंस के साथ आगे आएं। ओपन डोर पॉलिसी रखें, ताकि एम्प्लॉयज अपनी क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके। अंतिम प्रिंसिपल है एस्प्री दे कोर, जिसका मतलब है टीम स्पिरिट और यूनिटी को बनाए रखना। मैनेजर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पूरी टीम एक साथ काम करे और एक यूनाइटेड फ्रंट बने, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को एफिशिएंटली अचीव किया जा सके। हेल्थी कंपटीशन अच्छा है, लेकिन अंत में टीम वर्क ही ऑर्गेनाइजेशन की असली स्ट्रेंथ होती है। फायोल के प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट को एक सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन्ड अप्रोच देते हैं, जहां हर लेवल पर क्लैरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सुनिश्चित होती है। अब बात करते हैं तीसरी थ्योरी की, जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है और इसे फ्रेडरिक टेलर ने डेवलप किया था। टेलर का नजरिया बाकी थियोरिस्ट से काफी अलग था, क्योंकि वह माइक्रो लेवल पर सोच रहे थे। जब मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी दी, तो उन्होंने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक बड़ी तस्वीर के रूप में देखा। बड़ी बड़ी पॉलिसीज, रूल्स और स्ट्रक्चर्स की बात की। दूसरी तरफ हेनरी फायोल ने मिडिल ग्राउंड पर ध्यान दिया, यानी कि मैनेजरियल अप्रोच। उन्होंने मैनेजर्स और उनके काम के तरीकों पर फोकस किया। लेकिन टेलर का अप्रोच सबसे अलग था। टेलर का मानना था कि अगर आप एम्प्लॉयज को साइंटिफिकली मैनेज करोगे और उनकी हर छोटी बड़ी चीजों पर ध्यान दोगे, उनकी प्रोडक्टिविटी, टाइम और उनके काम करने के तरीके पर फोकस करोगे, तो ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस अपने आप मिल जाएगी। उनकी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का कोर आइडिया यही था कि एम्प्लॉयज को सबसे इफिशिएंट तरीके से काम करने के लिए गाइड किया जाए। टेलर ने इस थ्योरी के जरिए बताया कि कैसे साइंटिफिक मेथड्स को यूज करके प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है।
ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। उन्होंने कहा कि मैनेजर्स का असली काम यही है कि वे एक ऐसा प्रोडक्शन सिस्टम डेवलप करें जो कम से कम रिसोर्सेज में सबसे ज्यादा आउटपुट दे सके, यानी इकोनॉमिक एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करें। टेलर का यह भी कहना था कि जॉब्स को ऑप्टिमाइज और सिंप्लीफाई करने से वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। उन्होंने यह भी जोर दिया कि वर्कर्स और मैनेजर्स को एक साथ मिलकर कोऑपरेटिव तरीके से काम करना चाहिए ताकि गोल्स को इफेक्टिवली अचीव किया जा सके। अगर हर वर्कर अपने अपने तरीके से काम करेगा तो केओस बढ़ेगा, लेकिन अगर एक स्टैंडर्डाइज्ड और ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच अपनाई जाएगी तो सेम रिजल्ट फास्टर और बेटर तरीके से मिलेगा। टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के 4 प्रमुख प्रिंसिपल्स थे। सबसे पहला प्रिंसिपल है सिलेक्ट मेथड्स बेस्ड ऑन साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब। टेलर ने कहा कि कोई भी जॉब करने का एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीका होना चाहिए जो साइंटिफिकली वैलिडेटेड हो। इसका मतलब है कि एम्प्लॉयज को यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें जैसे अच्छा लगे वैसे काम करें। यह रैंडम अप्रोच नहीं चल सकता। हर जॉब के लिए एक बेस्ट वे होना चाहिए जो हर वर्कर फॉलो करे। दूसरा प्रिंसिपल है असाइन वर्कर्स जॉब्स बेस्ड ऑन देयर एप्टीट्यूड। टेलर ने बताया कि एम्प्लॉयज को उनकी स्किल सेट और कैपेबिलिटीज के हिसाब से काम सौंपा जाना चाहिए। इससे वर्कर्स न केवल ज्यादा इफिशिएंटली काम कर पाएंगे, बल्कि उन्हें उस काम में सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, क्योंकि वह उनके एक्सपर्टीज के अनुसार होगा। तीसरा प्रिंसिपल है मॉनिटर वर्कर्स परफॉर्मेंस। टेलर का कहना था कि वर्कर्स की परफॉर्मेंस को लगातार मॉनिटर करना चाहिए ताकि उनके काम करने के तरीके को ऑप्टिमाइज किया जा सके। अगर किसी वर्कर को ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है तो मैनेजर का काम है कि वह इंस्ट्रक्शन दे और वर्कर को बेहतर परफॉर्म करने में हेल्प करे। अंत में चौथा प्रिंसिपल है प्रॉपरली डिवाइड द वर्कलोड बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स। इसका मतलब है कि मैनेजर्स और वर्कर्स के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियर तरीके से डिफाइन करना चाहिए ताकि दोनों को पता रहे कि उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। इससे न सिर्फ वर्कलोड प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होगा, बल्कि काम में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था जिसमें हर एम्प्लॉय और हर काम के लिए साइंटिफिक मेथड्स को अपनाने की वकालत की गई। इसका असली मकसद यही था कि प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज किया जाए और ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस की ओर तेजी से ले जाया जा सके। मैनेजर्स को केवल ऑर्डर्स देने वाला नहीं बनना चाहिए, बल्कि उन्हें खुद भी एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए। सभी काम सिर्फ वर्कर्स के कंधों पर नहीं डाल देना चाहिए। मैनेजर्स का रोल प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनाने का है, लेकिन इसके साथ ही उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ये प्लान्स इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हों। जो वर्कर्स हैं, वे ट्रेनिंग के अनुसार इन प्लान्स को ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट करें। इसीलिए मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच काम का प्रॉपर डिवीजन होना चाहिए, जहां मैनेजर्स सिर्फ डायरेक्शंस नहीं देते, बल्कि एक्टिवली कंट्रीब्यूट भी करते हैं और वर्कर्स इन दिशा निर्देशों के अनुसार काम करते हैं। मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ बैठकर आदेश देना नहीं है। यह एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है जहां दोनों पार्टीज, मैनेजर्स और वर्कर्स, एक साथ काम करते हैं। तो यही थी 3 मेजर थियरीज जो हमने डिस्कस की। ब्यूरोक्रेसी थियरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थियरी और अभी जो हमने विस्तार से कवर की वह थी थियरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हर थियरी की अपनी यूनिक अप्रोच है, लेकिन सभी का अल्टीमेट गोल ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंसी और सक्सेस को बढ़ाना है। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है या कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपकी क्वेरीज का जवाब देने में हमें खुशी होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज के बारे में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलते रहे। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें। हैप्पी लर्निंग और हैव अ ग्रेट डे।